Good morning, everybody. Am I audible? Is my voice audible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Okay, let's wait for everyone to join and then we'll start with the class. Okay. आज स्टार्टिंग के 5-7 मिनट्स हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि क्लास में गैप आ गया था ना, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मेनली हम लोग डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम रिवाइज कर लेंगे। हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एड्रेसिंग मोड्स। हमने इनको मेनली पढ़ा था लास्ट 2 क्लासेस में। और आज हम आज हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसके क्या स्कीम्स होती हैं या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे, राइट। चलो, आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। Can you all see my slide? Is my slide visible? अभी मैंने फुल स्क्रीन नहीं किया है, बट इज द स्लाइड विजिबल प्रेजेंटेशन की? Yes, ma'am. Okay, thank you, beta. Now I'm going on full screen mode. Okay. Okay. So see, हम लोगों ने फर्स्ट डे देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? हमारा एक मल्टीपर्पज़ क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है जो कि हमारे इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है। उसकी CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है हमारे प्रोग्राम की हेल्प से, जो कि हमने मेमोरी में स्टोर किया होता है, और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट वो प्रोसेस करके हमारे आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। रजिस्टर एरेज क्या करते हैं? हमारे डेटा को इन बिटवीन, जो इंटरमीडिएट डेटा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग ईजी हो जाए और किसी डेटा का लॉस ना हो। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है? सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे सारे जितने भी फंक्शंस है माइक्रो प्रोसेसर के वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चले, कोई भी लॉस ना हो डेटा का, जो भी इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हैं वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते रहें, जिससे कि हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट में एरर ना आए, राइट। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हमारे एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, और माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। मतलब क्या? आप उसमें क्या प्रोग्राम्स लिखते हैं, उन प्रोग्राम्स का क्या सीक्वेंस है, उसके बेसिस पे आपका माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग फंक्शंस करता है। अगर आप अपने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस चेंज करते हैं या अलग इंस्ट्रक्शंस ही टाइप कर देते हैं, तो वो सेम माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज हो सकता है, ओके। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ लाइंस या वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिनकी हेल्प से आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडेंट होते हैं, यानी मशीन डिपेंडेंट होते हैं। यानी हर एक प्रोग्रामर या डेवलपर एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करता है, और उसी के बेसिस पे उस माइक्रो प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी डिसाइड होती है। वो उससे बियॉन्ड कुछ भी काम नहीं कर सकता, अपने इंस्ट्रक्शन सेट से बियॉन्ड, ओके। अब बात आती है लैंग्वेजेस की। तो हम जब डिवाइसेस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो व्हेन वी ह्यूमन बीइंग्स टाइप और राइट प्रोग्राम्स, वी यूजुअली डू इट इन high level language, okay, because we are not well versed or comfortable in writing a program in machine language. हम 0-1 की लैंग्वेज में कोड नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं या मीडियम लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जो कि यूजुअली इंग्लिश लाइक होती हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। बट हमारे माइक्रो प्रोसेसर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज। So what we have in our systems is a tool or a program called assembler, जिसका क्या काम होता है? वो हमारे मीडियम लेवल लैंग्वेज, यानी अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ
तो आपने असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होगा उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ओके, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कौन करेगा? असेंबलर करेगा, ओके। अच्छा, हमारे जो मशीन लैंग्वेज में जो सिंबल्स या कोड्स होते हैं उनको हम निमोनिक्स कहते हैं, ओके। और हमारे हर इंस्ट्रक्शन का असेंबली लैंग्वेज में 2 पार्ट्स होते हैं, ओके। जैसे यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, आप देख सकते हैं LDA 2500H, तो इसमें मेरी ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, यानी इसमें एक ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड, जो कि ये बताएगा कि टास्क क्या है, विच इज LDA, और ऑपरेंड इज 2500H, यानी किसके ऊपर टास्क करना है, वो ये 2500H के ऊपर करना है। सो दिस इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जिसमें कि ऑपरेशन क्या होना है वो भी पता है, एंड द डेटा जिस पे वो टास्क परफॉर्म होना है वो भी मेंशन्ड है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन सेट फॉर अ माइक्रोप्रोसेसर, in this case the microprocessor being 8085, okay. Okay, then we talked about system bus, okay. सो सिस्टम बस क्या करती है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पाथवेज होते हैं जो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच। डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या, हमारा माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। बसेस 3 टाइप की होती हैं, क्या क्या और कौन कौन सी होती हैं हमने देखा था, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस, अच्छा आप देखो, आपको किसी से अगर बात करनी है या आपको किसी के घर जाना है उससे बात करने के लिए, तो सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट होगी आपके पास, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। तभी तो आप उसका घर आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके घर जा पाओगे और अपनी बात कह पाओगे, राइट। So this is how a microprocessor also communicates with external devices या मेमोरी के साथ। उसको सबसे पहले उनका एड्रेस या लोकेशन पता होनी चाहिए, राइट। इसलिए सबसे पहले पिक्चर इसलिए सबसे पहले पिक्चर में आती है एड्रेस बस। हमारी एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। उस दिन स्वप्निल ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमेशा लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा हमारे डिवाइस की भी या मेमोरी की भी। अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस से या मेमोरी से, कोई इशू नहीं है, बट उनको आइडेंटिफाई हमेशा उस एड्रेस को कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है या मेमोरी में वो डेटा कहाँ स्टोर्ड है, ये आइडेंटिफिकेशन एड्रेस का हमेशा हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी हमारा सीपीयू करता है। इसीलिए हमेशा एड्रेस बताता कौन है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। इसीलिए ये लाइन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, बिकॉज द एड्रेस इज ऑलवेज सेंट बाय द माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए हमारी ये लाइन हमेशा, ये देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सीपीयू से हमेशा एड्रेस बस पे डेटा जा रहा है, दिस वन। सो दैट इज व्हाई द एड्रेस लाइन इज यूनिडायरेक्शनल, ओके। बाकी आपका चाहे डेटा हो चाहे कंट्रोल सिग्नल्स हो, दे आर बाई डायरेक्शनल because the data can be sent and it can be received from the input output devices or memory, okay. So data bus is bidirectional but your address bus is unidirectional. Why I'm telling this again, because the microprocessor or the CPU identifies the device or memory location, so it is always unidirectional. So mainly the buses do 3 types of tasks. एड्रेस बस क्या करती है, हमारे पेरिफेरल्स का एड्रेस आइडेंटिफाई करती है। डेटा बस क्या करती है, डेटा ट्रांसफर कराती है। कंट्रोल बस क्या करती है, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, ओके। उसके बाद ये हमारा क्लासिफिकेशन था माइक्रो प्रोसेसर्स का, हमने देखा था ये कि हम अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं। रिस्क और सिस्क का आर्किटेक्चर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मैंने आपको बोला था, नहीं तो ट्यूब क्लास में डिस्कस करेंगे हम। एड्रेसिंग मोड्स बताए थे मैंने आपको कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हम अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन होना है, किस ऑपरेंड पे क्या इंस्ट्रक्शन होना है, ये सारी चीज़ें, और सोर्स ऑफ डेटा और डेस्टिनेशन, ये तीनों चीज़ें हमें बतानी होती हैं, और हम किस मेथड से बताते हैं उनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स को। हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, डायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इमीडिएट और इम्प्लिसिट।
ये मैंने डिटेल में बताया था। अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग इसको फिर से देखेंगे। ओके ना, आज अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे, वो है डेटा ट्रांसफर स्कीम्स। ओके, सो डेटा ट्रांसफर स्कीम्स क्या होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो आज हम ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर हम अपनी मेमोरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट इन डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होंगी वो डिफरेंट होती हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल प्रोसेसर्स या जो इनके कंपोनेंट्स यूज हो रहे होंगे या मैकेनिकल प्रोसेसर्स जो भी इन्वॉल्व होंगी वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे हर डिवाइस की ऑपरेटिंग स्पीड भी डिफरेंट होती है, जिस रेट पे वो डेटा ट्रांसफर करेंगे वो भी डिफरेंट होगा, राइट। तो अब इन डिवाइसेस में आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी लाई जाए, या इनमें ऐसा क्या मैकेनिज्म किया जाए कि अगर कोई एक डिवाइस फास्ट है और दूसरा डिवाइस स्लो है और वो आपस में कनेक्टेड है तो डेटा का लॉस ना हो। सो दिस इज वेयर द डेटा ट्रांसफर स्कीम्स कम इन पिक्चर। बिकॉज क्या होता है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइंड है और जो मेमोरीज डिजाइंड है, दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी सिमिलर होती है यूजुअली। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट यूजुअली हमारी मेमोरी और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस और हमारे सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर्स, इनकी बेसिक टेक्नोलॉजी इज सिमिलर। सो इनमें जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं या डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता। बट अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर में डेटा एक्सचेंज करने की बात करेंगे तो यूजुअली इट इज सीन दैट योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर अ बिट स्लोअर इन ऑपरेशन एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ, कई बार फास्टर भी हो सकते हैं। सो ओवरऑल द थिंग इज कि आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन या डेटा ट्रांसफर की स्पीड हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से मैच करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी ऐसा होगा, जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ था प्लीज म्यूट कर लीजिए, बीच में डिस्टरबेंस आता है। कुछ इशू है, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वो बता दीजिए मुझे। ओके ओके, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? डेटा ट्रांसफर स्कीम्स की स्लाइड ओपन की हुई है मैंने, वो दिख रही है सबको? ओके ओके बिलाल, ओके माय स्क्रीन इज विजिबल, ओके थैंक यू। ओके, हाँ, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2 यूनिट सेंड कर रहा होगा पर क्लॉक पल्स, ठीक है। अपनी हर क्लॉक पल्स पे वो 2 या 3 यूनिट्स ऑफ डेटा सेंड कर रहा है। बट हमारा जो डिवाइस है वो एक क्लॉक पल्स पे एक ही डेटा बिट को रिसीव कर पा रहा है, तो बाकी रिमेनिंग डेटा बिट्स क्या होंगी, लॉस हो जाएगा उनका। तो इस तरह से तो आपका डेटा ट्रांसफर कभी एफिशिएंट और एरर फ्री होगा ही नहीं, क्योंकि आप सेंड कर रहे हो डेटा मान लो 2 kbps की स्पीड से और वहाँ प्रोसेस हो रहा है 1 kbps की स्पीड से, तो इस तरह से आपका डेटा हमेशा फॉल्टी रिसीव होगा, राइट। डेटा ट्रांसफर जो है वो फॉल्टी होगा। तो इसलिए ऐसा लॉस ना आए हमारे डेटा में और हमारा डेटा जो भी रिसीव हो वो एरर फ्री हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर स्कीम्स। ओके, सो आइए हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसफर स्कीम्स कौन कौन सी हैं और कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। ओके ओके, सो हमारा डेटा ट्रांसफर मेनली 2 टाइप का होता है, पैरेलल डेटा ट्रांसफर एंड सीरियल डेटा ट्रांसफर। ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप जब साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं मल्टीपल डेटा एट अ सिंगल क्लॉक पल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल डेटा ट्रांसफर। और जब हम सीरियली डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, सीरियली यानी 1 बिट एट अ टाइम, तो उसको एक्सक्यूज मी क्लास। और जब हम 1 बिट एट अ टाइम डेटा सेंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरियल डेटा ट्रांसफर। ओके, अब हमारा पैरेलल डेटा ट्रांसफर जो है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर,
ठीक है, जो कि मेनली हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है। दूसरा होता है इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर। थर्ड इज DMA data transfer, okay, direct memory access data transfer. This DMA data transfer is also of two types. The first one is burst or block transfer DMA, and the second is cycle steal or single byte transfer DMA. हम अभी इनको डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, serial data transfer is also of two types, synchronous data transfer and asynchronous. सीरियल डेटा ट्रांसफर के टाइप्स को मैंने यहाँ बहुत डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि RS-232 हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है ऑलरेडी, तो हम उसे आगे की यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। आप में से किसी का माइक अनम्यूट हुआ है? अगर आपको कुछ पूछना है तो इट्स फाइन, अदरवाइज काइंडली म्यूट योर माइक। Okay, thank you. जिसका भी mic था, it was creating static, so thank you for muting. Okay, let's see. आगे चलते हैं हम next slide पे. Just hold on for a second. Slide is not changing. Just hold on. Yeah, it is changing now. Okay, so see, serial data transfer and parallel data transfer techniques. So first of all, as I told you, serial data transfer technique, सबसे पहले तो ये समझो कि ये होती कैसे है। ठीक है, हम डिफरेंसेस देख लेंगे सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसफर में, सब देख लेंगे। सीरियल डेटा ट्रांसफर में मेनली हम क्या करते हैं, जो सेंडर होता है वो क्या करता है, एक स्टार्ट बिट भेजता है। ओके, स्टार्ट बिट भेजने के बाद वो अपना डेटा ट्रांसफर करना शुरू करता है और बीच में पैरिटी बिट्स ऐड करता है, जिससे कि अगर आपका कोई डेटा रिसीव हो रहा हो रिसीविंग एंड पे, तो उसमें कुछ एरर रिसीव हो तो पैरिटी बिट्स के बेसिस पे वो चेक कर पाए, ठीक है, कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। ये सब आप लोग आगे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। हो सकता है कई लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ा हो तो उसमें पैरिटी बिट्स पढ़ी हो। तो हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट बिट भेजते हैं, ठीक है, पैरिटी बिट भेजते हैं एरर चेकिंग के लिए, और फिर एंडिंग बिट भेजते हैं, जिससे कि पता चल पाए रिसीवर को कि कब से उसको बिट स्टार्ट करना शुरू किया था उसने और कब तक रिसीव करना शुरू किया था। ठीक है, उसको अपना स्टार्टिंग और एंडिंग बिट पता हो, राइट। तो इस तरह से आपका सीरियल डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। पैरेलल वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, आप MSB बता दो, LSB बता दो, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बता दो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बता दो और साइमल्टेनियसली डेटा सेंड करना शुरू कर दो, ठीक है, पैरेलली। तो वो क्या होता है आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफर। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि सीरियल डेटा ट्रांसफर में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो 1 बिट एट अ टाइम होता है, जबकि हम अगर पैरेलल डेटा ट्रांसफर की बात करेंगे तो उसमें साइमल्टेनियसली सेवरल बिट्स भेजी जाती हैं। जब मैं आपको डेटा बस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था 8085 क्या होता है, हमारा एक 8 बिट का डिवाइस होता है। तो अगर उसमें हम पैरेलल डेटा ट्रांसफर कराएंगे तो सिंगल क्लॉक पल्स पे साइमल्टेनियसली 8 बिट्स ट्रांसफर होती, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हम सीरियली डेटा भेज रहे हैं, सीरियल डेटा ट्रांसफर में एक क्लॉक पल्स में 1 बिट भेज रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना कि ये स्लोअर होगा आपका डेटा ट्रांसफर का मोड। अगर आप पैरेलली 8 बिट्स भेज रहे हो एक क्लॉक पल्स पे और एक दूसरी जगह आप एक क्लॉक पल्स पे 1 ही बिट भेज रहे हो, तो स्लोअर कौन सी होगी, सीरियल वाली ना, क्योंकि एक क्लॉक पल्स पे 1 ही बिट जा रही है, राइट। थर्ड पॉइंट, अब बात आती है कि अगर सीरियल मोड डेटा ट्रांसफर स्लो होता है तो हम उसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, पैरेलल ही क्यों नहीं यूज करते हैं। तो फिर बात आती है यहाँ पे कि हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन कराना है, राइट, तो अगर आपको मल्टीपल डेटा एक साथ भेजना है, मान लो 8 बिट्स आप एक साथ भेज रहे हो, तो आपको 8 लिंक्स इस्टेब्लिश कराने पड़ेंगे ना सेंडर और रिसीवर के बीच में, किसी ना किसी लिंक के ऊपर ही तो डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। तो आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करोगे और इतने लंबे लिंक्स इस्टेब्लिश करोगे, वो भी मल्टीपल, तो उसकी कॉस्ट कितनी हाई हो जाएगी। इमेजिन करिए अगर आप ये ऑप्टिकल केबल्स यूज कर रहे हैं या मान लीजिए आप नॉर्मल कॉपर वायर भी यूज कर रहे हैं, तो भी अगर आप फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं या अगर आप वायरलेस सेंड कर रहे हैं तो आप बैंडविड्थ तो यूज करेंगे ही ना। तो उसमें आप देखिए कि केबल्स कितनी ज्यादा यूज होंगी आपकी, ठीक है,
इसीलिए सीरियल कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपने एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो कॉस्ट ऑफ केबल सिंगल केबल की तो आएगी। इसीलिए सीरियल डेटा ट्रांसफर को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए प्रेफर किया जाता है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसफर को शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके ओके। अब आप अगर सीरियल डेटा ट्रांसफर की बात करें तो इसमें नॉइस और एरर कम होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, इसमें पैरिटी बिट्स इंक्लूड कर देते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 8 बिट्स भेज रहे थे, ठीक है, तो आप बता दोगे कि आपकी 8 बिट्स में 4 इवन थी, 4 ऑड थी, या पैरिटी बिट के थ्रू उसको बता दोगे, ठीक है। तो और आपकी एरर चेकिंग बिट्स भी होती हैं, आप अलग अलग मेथड्स ऑफ कोडिंग यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपनी एरर चेकिंग की स्कीम भी बता सकते हो। तो इस वजह से सीरियल कम्युनिकेशन में एरर के चांसेस कम होते हैं। पैरेलल डेटा ट्रांसफर में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल बिट्स को साइमल्टेनियसली भेज रहे हो, ठीक है। तो अगर रिसीविंग के टाइम पे उसने एक सिंगल बिट को रिकवर करने में टाइम लग गया, राइट, या वो बिट फॉल्टी हो गई, तो जो भी फर्दर डेटा भी रिसीव होगा ना, वो पूरा डेटा आपका फॉल्टी होगा। मान लो आपने 8 बिट्स भेजी एक साथ, और जब जिस क्लॉक पल्स के टाइम पे वो रिसीव हुई, तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे 7 बिट्स ही रिसीव हो पाई, तो आपका एक बिट तो लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट पल्स पे नई 8 बिट्स आएंगी, तो अगर पिछली वाली का जो लॉस हुआ था वो तो रिकवर नहीं हो पाएगी ना, तो आपकी फर्दर सारी बिट्स और सारा डेटा ही फॉल्टी आएगा। ओके ओके। उसके बाद हाँ, सीरियल डेटा ट्रांसफर का फ़ायदा क्या होता है कि हमारा ये जो कम्युनिकेशन है वो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, क्योंकि जो वायर्स हैं वो थिनर होती हैं, लॉन्गर होती हैं। इन सिस्टम्स को अपग्रेड करना भी इजी होता है। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, अगर एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक है, आपको उसको अपग्रेड करके चेंज करना है, वो ईजी पड़ेगा ना। जबकि पैरेलल में तो आपको अगर 8 कम्युनिकेशन लिंक्स थे तो उन 8 वायर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा उसको अपग्रेड करने के लिए। ओके, तो इसलिए ओके, सीरियल डेटा ट्रांसफर रिलायबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसफर कंपैरेटिवली अनरिलायबल होता है, एक्सपेंसिव है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसीलिए आप यूजुअली देखेंगे ज़्यादातर हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो अब सीरियल ही होता है, RS-232 के थ्रू, और यूजुअली तो अब USB के थ्रू ही आप ट्रांसफर करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। सो दैट इज नथिंग बट अ सीरियल डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म। ओके, सो हम जो यूजुअली अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं वो सारा सीरियली होता है यूएसबीज के थ्रू। ओके, सो पैरेलल डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आप अगर अपना मदरबोर्ड कभी किसी सिस्टम का ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे एक रिजिस जैसी बॉडी होती है, उसमें एक कंपोनेंट लगा होता है, दैट इज पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। उनको कनेक्ट करने के लिए वो पार्ट्स होते हैं, दैट those parts they still use parallel communication, otherwise most of the communication between devices is serial. Okay okay, moving on to the next slide. Okay, Ma'am, Bila, please हाँ, explain parity bit. या आई विल एक्सप्लेन। सी, पैरिटी बिट अभी यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। पैरिटी बिट्स में क्या करते हैं हम ये बता देते हैं कि मान लीजिए आप अपनी 8 बिट्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ बिट्स इवन है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स ऑड है, आप ये बताने के लिए अपने 8 बिट्स के एडिशनली एक 9th बिट ऐड कर देते हो अपनी सेंडिंग वाली इंफॉर्मेशन बिट में। 9th बिट ऐड करते हो जिसको आप बोल देते हो पैरिटी बिट। वो ये बताती है रिसीवर को कि आपके जो मैसेज बिट आई है 8 बिट की, उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स इवन होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ बिट्स ऑड होनी चाहिए, राइट। तो मान लो मैंने कह दिया कि 4 बिट्स इवन होंगी, 4 बिट्स ऑड होंगी। तो अब अगर मेरी 5 बिट्स इवन हो गई तो रिसीवर को पता चल जाएगा ना कि एरर है, क्योंकि आपने अपनी पैरिटी बिट के हेल्प में ये बता रखा था, पैरिटी बिट की हेल्प से, कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स इवन होनी चाहिए और कितनी नंबर ऑफ बिट्स ऑड। तो अगर आपने 4 बोली थी इवन और उसमें 5 इवन बिट्स हो गई, तो दैट इज डिपिक्टिंग एरर। तो इस एरर का पता चल जाता है रिसीवर को। ओके, और अलग अलग कोडिंग स्कीम्स आती हैं, जैसे विटर्बी एल्गोरिदम होती है, अलग अलग
पैरिटी चेकिंग बिट एल्गोरिदम्स होती हैं, तो आप उन कोडिंग मैकेनिज्म्स की हेल्प से उस एरर को रेक्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। पैरिटी बिट्स की हेल्प से यूजुअली आप एरर को सिर्फ मतलब रिकग्नाइज कर सकते हो, आप उसको हमेशा एडिट कर पाओ जरूरी नहीं है, बट हाँ आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। बट अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरर है, जैसे मान लो उसने नंबर ऑफ बिट्स तो इवन ही रखी बट उनकी वैल्यू चेंज कर दी, मतलब 0 और 1 को चेंज कर दिया, तो आपका एरर हमेशा आइडेंटिफाई हो पाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट हाँ पैरिटी बिट्स की हेल्प से हम ये बता देते हैं रिसीवर को कि कितनी बिट्स इवन है कितनी ऑड है, और ये एरर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब कुछ क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा था? Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, नेट थोड़ा स्लो है या Okay, so now parallel data transfer techniques. तीन पैरेलल डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स हमें मेनली पढ़नी है, जो कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे जब मैं ये कह रही हूँ कि प्रोग्राम्ड आईओ डेटा ट्रांसफर एंड इंटरप्ट ड्रिवन आईओ डेटा ट्रांसफर, तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये इनपुट आउटपुट का ही डेटा ट्रांसफर स्कीम है, ठीक है। मेमोरी का ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर टेक्निक में भी हम ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली हम जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, वो ज्यादातर एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ इनपुट आउटपुट टर्म लिख दिया है, वरना मेमोरी से अगर डेटा एक्सचेंज करना है तो भी ये डेटा ट्रांसफर स्कीम्स आप यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली है प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम। ये मेनली हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करता है? हमारी मेमोरी में हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर कर लेगा हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। आप जो भी डेटा ट्रांसफर कराना चाहते हो इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर के बिटवीन, वो आप कैसे कराओगे? प्रोग्राम की हेल्प से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम। ओके, ये दो तरह से हो सकता है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर एंड एसिंक्रोनस डेटा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ओके, अच्छा, प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम को यूज करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हम तब यूज कर रहे होंगे जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है। ओके ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनस हो सकता है या फिर एसिंक्रोनस हो सकता है। सिंक्रोनस का क्या मतलब होगा कि आप जो डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है और जो डिवाइस डेटा रिसीव कर रहा है, वो दोनों आपस में 100% सिंक्ड हैं, उनकी क्लॉक पल्सेस सेम इंस्टेंट पे ट्रिगर हो रही हैं और सेम क्लॉक से ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो डिवाइस कब वेक कर रहा है, कब डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर रहा है और दूसरा डिवाइस कब डेटा ट्रांसफर रिसीव कर रहा है, ये सारी चीजें आपस में 100% सिंक्रोनाइज्ड है क्लॉक से, ठीक है। यानी क्या होगा, दोनों माइक्रो प्रोसेसर और हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसके बीच में डेटा एक्सचेंज होना है, उनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। ओके, अच्छा, अब हमारे को कैसे पता है कि हम जो डेटा दे रहे हैं वो हमारा इनपुट डेटा है या आउटपुट डेटा है? तो देखो, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेशन कराने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक स्कीम होती है आईओ मैप्ड आईओ, ठीक है। आईओ, अच्छा पहली चीज तो ये आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट होता है, ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो आप अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को आईओ मैप्ड आईओ मैकेनिज्म से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या उसको मेमोरी मैप्ड आईओ के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये अभी जब हम इंटरफेसिंग डिटेल में पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे, अभी आप बस इतना समझो कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमारा अगर डेटा इनपुट है, यानी माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस से डेटा ले रहा है, तो हम इन इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? इन।
और जैसे ही इन इंस्ट्रक्शन यूज होगी माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि उसको डेटा लेना है पेरिफेरल डिवाइस से। ओके, और अगर आप आउट इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो आपके माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि वो डेटा सेंड कर रहा है किसको, हमारे आईओ डिवाइस को या आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, तो हमारा डेटा ट्रांसफर किन दो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से होगा, इन और आउट की हेल्प से। ओके, इन इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इनपुट डिवाइस या इनपुट पोर्ट से डेटा को रीड करेगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को रीड कर लेगा। और आउट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, हमारा माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस या आउटपुट पोर्ट पे डेटा को सेंड कर देगा। ठीक है, इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या रखनी है हमारे माइंड में, कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड मैच करनी चाहिए, उनकी जो क्लॉक्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके ओके, अब इसमें क्या होता है कि हमें ये देखना है कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर आपस में क्या होनी चाहिए, उनकी स्पीड कंपैटिबल, उनकी क्लॉक्स क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड, राइट। बट डू यू रियली थिंक कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो वो और हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमेशा उनकी स्पीड और क्लॉक सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड हो? नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स के डिजाइनिंग मैकेनिज्म्स अलग होते हैं, तभी तो हमें इतनी सारी डेटा ट्रांसफर स्कीम्स की जरूरत पड़ी, राइट। सो excuse me class, just hold on for a second. Okay, so हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमेशा सिंक्रोनाइज्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। इसीलिए हमारा ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर बहुत कॉमन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मैच करनी चाहिए, राइट। और वो हमेशा करेगी नहीं, अगर कर रही होती तो हमें इतनी सारी डेटा ट्रांसफर स्कीम्स की जरूरत ही क्या थी। इसीलिए हमारी एक मोर प्रैक्टिकल अप्रोच होती है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ये क्या होता है, जब हमारा डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस और हमारे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मैच नहीं कर रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ सिग्नल्स यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं हैंड शेक सिग्नल्स। क्या कहते हैं, हैंड शेक सिग्नल्स। हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करता रहता है। ठीक है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर की, राइट। तो हमारा प्रोग्राम हमने ऐसे लिखा होता है कि हम उसमें स्टेटस चेक करवाते हैं अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस का किसी ना किसी कंडीशन के थ्रू, कि मान लो आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का रिजल्ट अगर किसी ऑपरेशन का 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, या 4 आ रहा है आपके किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट, तो जब भी 4 आ रहा है तब आप डेटा ट्रांसफर करा दो। इस तरह से कुछ भी आप एक कंडीशन दे सकते हो। तो आप क्या करते हो, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस का कॉन्टिन्यूसली स्टेटस चेक कराते रहते हो अपने प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है, जैसे ही आपका डिवाइस रेडी होता है आपको एक हैंडशेक सिग्नल मिल जाता है उस डिवाइस से कि हाँ भाई मैं अब रेडी हूँ माइक्रो प्रोसेसर को डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहता है हाँ भाई हम भी रेडी हैं कि डेटा ट्रांसफर कर लीजिए। तो इस तरह से हैंडशेक सिग्नल्स की हेल्प से आप ये चेक करते रहते हैं कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस कब रेडी है डेटा ट्रांसफर करने के लिए कि नहीं, कब माइक्रो प्रोसेसर रेडी है कि नहीं कि वो उस एक्सचेंज को सक्सेसफुल कर दे। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा हैंडशेक सिग्नल्स की हेल्प से हमारा माइक्रो प्रोसेसर ये पता करता है कि हमारा डिवाइस रेडी है कि नहीं डेटा ट्रांसफर के लिए, और जब वो रेडी होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डेटा एक्सचेंज को हेल्प कर देता है। ओके, तो ये एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर सबको समझ में आया, हैंडशेक सिग्नल क्या होते हैं समझ में आया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am.
ओके, अच्छा सब लोग को ना बस हमेशा यस मैम बोलना नहीं है, सच्ची में समझ में आ रहा हो तब बोलना है, ठीक है ना? अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, चलो। तो अब देखो, ये एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में किसी को इस मेथड में कुछ ड्रॉबैक लग रहा है? इस मेथड में कुछ ड्रॉबैक लग रहा है? हमने आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर थ्री टाइप, अब सॉरी पैरेलल डेटा इसमें ट्रांस, हेलो, हाँ जी बच्चे। यस मैम। हाँ मैम ये डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि कोई सिग्नल आती होगी, तभी तो डिवाइस को पता चलेगा कि वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है और दूसरी बिल्कुल डिवाइस हमारा डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो सिग्नल्स के थ्रू बताया मैंने। देखो ये क्या है, हमारा प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा होगा, आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा होगा, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम उसमें अभी जब हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तभी आपको और क्लियर होगा। बट इसमें हम क्या करते हैं, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में ना फ्लैग्स होते हैं, मतलब डिवाइसेस, उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम रन कराया कि उसका अरिथमेटिक रिजल्ट आ रहा है 0, ठीक है? तो ये कंडीशन होगी कि जब भी उस प्रोग्राम के रन का ऑपरेशन रिजल्ट 0 आएगा, वो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका डिवाइस रेडी है। 0 के अलावा कुछ भी आ रहा होगा तो मतलब आपका डिवाइस रेडी नहीं है। इस तरह की कंडीशंस आप अपने प्रोग्राम के थ्रू बता देते हो। अब समझ में आ रहा है? तो जब भी आपका वो रिजल्ट फ्लैग में या आपके एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा और 0 आएगा उस प्रोग्राम रन होने का रिजल्ट, वो ये डिनोट कर रहा होगा कि आपका डिवाइस जो है वो अब रेडी है। वो एक सिग्नल इनिशिएट करेगा और माइक्रो प्रोसेसर रेडी हो जाएगा वो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? सिग्नल कौन सा इनिशिएट करेगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसफर कर रहे हो। कई बार वो होल्ड सिग्नल होता है, कई बार वो रेडी सिग्नल भी होता है, ठीक है? वो भी जैसे जैसे हम आगे देखेंगे तब और प्रोसेस क्लियर होता जाएगा। अभी समझ में आया? प्रोग्राम में कोई ना कोई कंडीशन बता दी जाती है फ्लैग्स के थ्रू या कुछ भी। मान लो मैंने ये कह दिया कि मैं ये प्रोग्राम रन कर रही हूँ, जब भी इसका आउटपुट 4 आएगा मेरे इस प्रोग्राम का, तब मेरा डिवाइस रेडी होगा डेटा ट्रांसफर के लिए। तो जब तक 4 नहीं आएगा तब तक आपका माइक्रो प्रोसेसर और उस डिवाइस के बीच में कोई डेटा एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है? कंडीशन लगातार चेक होती रहेगी। अब क्लियर हुआ? हेलो हेलो, यस मैम क्लियर होगा। ओके ओके। अच्छा, इसमें इस मेथड में क्या ड्रॉबैक लग रहा है सबको? इस मेथड में कोई ड्रॉबैक नजर आ रहा है? मैम टाइम वेस्ट काफी होगा वेटिंग में। एग्जैक्टली हमारा डिवाइस चाहे रेडी हो ना हो, वेरी गुड, हमारा डिवाइस वेदर इट इज रेडी और नॉट टू ट्रांसफर द डेटा, बट कॉन्टिन्यूसली चेकिंग, स्टेटस चेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर तब तक दूसरा काम कर सकता था। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ आवर एंटायर सिस्टम, एंड दूसरी तरफ हमने उसको किस काम में लगा रखा है? इस काम में, चेकिंग में कि हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी है कि नहीं। हमारी जो भी कंडीशन आपने दी है फ्लैग्स के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, आपने जो भी कंडीशन दी है, या आप अपने हैंडशेक सिग्नल का ही वेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें चेक करने में लगा हुआ है। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कब करेगा? तो उसी लिए हमने एक अलग नया मेथड डिजाइन कराया, which is interrupt driven data transfer. This is one of the best methods IO devices से communicate कराने के लिए। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये प्रोग्राम्ड बेस्ड डेटा ट्रांसफर था उसमें हमारा डिवाइस बार बार स्टेटस चेक करता था इनपुट आउटपुट डिवाइस का, जिसके लिए उसको वेट स्टेट में जाना पड़ता था। उससे टाइम बहुत वेस्ट होता था और उससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होती थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर स्कीम को क्या बोलते हैं, मतलब स्टार्ट किया या डेवलप किया। और इसमें क्या करते हैं, हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जैसे ही हमारा डिवाइस रेडी होता है डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट करने के लिए, तो वो क्या करता है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में एक इंटरप्ट लाइन होती है, ठीक है? हमारी माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन होती है उसमें एक इंटरप्ट लाइन होती है, ठीक है? उस लाइन को ये हाई कर देता है, यानी इनेबल कर देता है।
हार्डवेयर पे, ठीक है। नहीं तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों प्रोसेसेस से कर सकते हो। उसके थ्रू आपके माइक्रो प्रोसेसर